हेलो एवरीबॉडी। हिस्ट्री एंड अर्थ के एक नए वीडियो लेक्चर में आप सबका वापस से स्वागत है। सो एज आई हैव ऑलरेडी प्रॉमिस्ड आपको कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इकोनॉमी एंड सोसाइटी के पर्सपेक्टिव को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने की कोशिश करेंगे। वेल आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इसे कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करूँ। एंड इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट, सो दैट विल गोना हेल्प नॉट जस्ट यू बट ऑल्सो दोज जिनको इसकी और भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सो एंड सेकेंडली, थैंक you very much. I have received lots and lots of feedbacks from many of yours on my Instagram account, and I love you all. Keep supporting, and again कोई भी queries हो just send me your query. I will try to answer it in the most comprehensive manner possible. ठीक है. So let's start with the topic economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है हमने कई बार हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बात कर रखी है। सो आई एम नॉट गोइंग टू द बेसिक्स। इकोनॉमिक एक्टिविटी से आप इसको इस पर्सपेक्टिव से देखो कि आप बेसिकली बात किस पीरियड की कर रहे हो। आप अर्ली वैदिक पीरियड की बात करो, ठीक है। अब अर्ली वैदिक पीरियड की जब आप बात कर रहे हो तो आप अपने आप को पहले उस एक समाज में रखने की कोशिश करो। आप उस इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में अपने आप को रखने की कोशिश करो जहाँ पे आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं, आप जस्ट आए हो, सेटलमेंट कर रहे हो अपने आप को, एंड अब अपनी एक जीवनी को, अपनी लाइवलीहुड को जस्ट शुरुआत कर रहे हो। तो ऑब्वियसली बात है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास सबसे नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी क्या होगा? एग्रीकल्चर करना, कृषि करना। एंड ये एक सबसे बड़ा कारण है। हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर एक फंडामेंटल बेस बनाता है, एक आपका आई वुड से एक फंडामेंटल पिलर है इकोनॉमी का, खासकर अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड इवन सब्सिक्वेंट पीरियड्स में भी। ठीक है। तो एग्रीकल्चर के बारे में हमें कई बार रेफरेंसेस मिलते हैं। अब एग्रीकल्चर में कृषि होती है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पे अगर हम देखें कई सारे स्कॉलर्स हैं, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है आर नंदी हो गए, आर एस शर्मा हो गए। ये कहीं ना कहीं हमें बताने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली एग्रीकल्चर का एक पॉसिबिलिटी था। ठीक है। अब जब हम आर एन नंदी की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे कृषि हुआ करता था, और तो ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं हुआ करता था, बहुत लार्ज स्केल में तो नहीं होता था, बट हाँ होता ज़रूर था। और यहाँ पे होज का इस्तेमाल होता था। ठीक है। अब यहाँ पे एक डिबेट है। डिबेट क्या है? डिबेट पॉसिबिलिटी कि क्या वो एक हो का इस्तेमाल करते थे, क्या वो एक प्लॉ का इस्तेमाल करते थे ना। अगर मैं लेके चलता हूँ रोमिला थापर की थ्योरी पे, तो रोमिला थापर का मानना ये था कि इवन प्री हड़प्पन पीरियड से लोगों को कहीं ना कहीं प्लॉ के बारे में जानकारी थी। जब प्लॉ के बारे में जानकारी थी तो ऑब्वियसली बात है वो वापस पीछे शिफ्ट तो नहीं करेंगे, सब्सिक्वेंट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, प्लॉ के बारे में जानकारी थी, ऑल्दो कहीं ना कहीं डिबेट्स एग्जिस्ट करते इस चीज़ को लेके भी। हमारे पास टर्म्स आते हैं जैसे ऋग्वेद में, जैसे क्षेत्र का टर्म, क्षेत्र एज अ टर्म रेफरेंस आता है जो कि कल्टिवेबल लैंड को आता है। उश्रा एक टर्म आता है, सीता एक टर्म आता है। उर्वर का मतलब क्या होता है? उर्वरा एक टर्म आता है। उर्वरा का मतलब होता है आपका फर्टाइल लैंड। ठीक है। उश्रा का मतलब होता है काइंड ऑफ एक बैरन लैंड जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, यानी कि एक सूखा ज़मीन। सीता क्या होता है? तो सीता जो ज़मीन होती है उसे कई सारे आपके इंटरप्रिटेशंस हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में देखोगे तो खासकर वो लैंड आता है जो कि फरोइक लैंड होता है। ठीक है। वह लेटर वैदिक पीरियड एंड इवन मगधन पीरियड में जाते हो तो वो सीता क्या होता है? सीता बेसिकली वो ज़मीन होता है जो कि राजा को बिलोंग करता है। ठीक है। ये एक स्टेट को बिलोंग करता है, तो उसे हम सीता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है? हाँ। सो अलाइड एक्टिविटीज़। अब अलाइड एक्टिविटीज़ क्या होते हैं? देखो, एग्रीकल्चर होता है जहाँ पे आप खेती कर रहे होते हो। अलाइड एक्टिविटीज़ होता है जो उससे जुड़े हुए एक्टिविटीज़ होते हैं। ठीक है। अगर मैं करंट पर्सपेक्टिव से लेके जा रहा हूँ, मैं उससे प्रीवियस वैदिक पीरियड से कनेक्ट नहीं कर रहा, मैं अभी करंट पर्सपेक्टिव देख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2023 की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अलाइड एक्टिविटीज़ में क्या हुआ? हॉर्टिकल्चर, सिल्वीकल्चर, ठीक है, फिर आपका फिशिंग, ठीक है, पोल्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक आपके अलाइड एक्टिविटी के सेक्टर्स में आता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें उसके भी रेफरेंसेस जो है देखने को मिलते हैं। कैटल रेयरिंग एक बहुत पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ पे था। अब क्वेश्चन है कि कैटल डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, कैटल हस्बेंड्री क्यों होती थी? ऋग्वेद में, इवन वैदिक स्क्रिप्चर्स में हमें कई सारे जानवरों के बारे में रेफरेंसेस देखने को मिले, जैसे गोट हो गए, शीप हो गए, हॉर्सेस हो गए। बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल जिसके बारे में हमें रेफरेंस देखने को मिलता है वो है गाय।
और इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में कई बार डिस्कशन करा है, मैं आपको ब्रीफ बताने की कोशिश करता हूँ। होता क्या है कि काऊ वॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल, एंड मैं आपको जब हमें बुद्धिज़्म पढ़ाऊँगा इवन, तो वहाँ बताऊँगा कि जो आइडिया ऑफ अहिंसा आया था उसका बहुत इम्पोर्टेंट एसोसिएशन कैटल से था। अब ये क्या था, किसने इस डिबेट को दिया, उस सब के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट याद रखना कि एक थ्योरी है कि अहिंसा का जो आइडिया आया था वो भी आपके ब्राह्मणिज्म में उसको एक्सपैंड नहीं किया गया था, वो एक्चुअली बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के अंदर हुआ था। और उसके बहुत सारे डिबेट्स है कि एक्चुअली उसका क्यों राइज हुआ था। आई विल एक्सप्लेन दैट ब्रीफ इन अ ग्रेट डेप्थ आपको सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में। तो कैटल एक इम्पॉर्टेंट वेल्थ था, एंड इसकी वजह से लड़ाई होती थी, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बता रखा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कई सारे टर्म्स थे जो कि आपके एसोसिएट होते विद दैट ऑफ द काउ, और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है आर एस शर्मा जो है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करते कुछ इंपॉर्टेंट टर्म, जिसमें आता है गाँव, ठीक है, कैटल। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि वॉर से, लड़ाई से जुड़े जाते हैं, जिसमें आपका आता है गविष्टि, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस डिस्कशन बताया है, गन्वेषणा, गोशु। फिर आपका जैसे ट्राइबल चीफ होते हैं उनको जनस्य गोपा कहा गया, गोपति कहा गया। फिर गोधूली, गोधूली क्या होता है, गोधूली बेसिकली टाइम्स एसोसिएशन, मतलब अगर आप समय को भी बता रहे हो, सुबह हुआ, शाम हुआ, दोपहर हुई, एक्सेट्रा, तो उस केस में भी आप ऐसे टर्म्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करो जो कि गाइस टू भी है। गव्युति क्या है, गव्युति जब डिस्टेंस को मेजर करता है, करेंटली हम कैसे मेजर करते हैं, करेंटली हम किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ऐसे करते हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गव्युति एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। दुहित्री, जिसके बारे में रेफरेंसेस मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में दे रखा है, ज़रूर आप इसको रेफर करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अब क्वेश्चन आता है ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन किसी ऑब्वियसली बात है कि आप ये नहीं कह सकते कि सारी की सारी जो पॉपुलेशन आपकी, द एंटायर पॉपुलेशन जो है 100% वो आपकी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होगी, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आपके कुछ ऐसे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो कि नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अब नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या हो सकता है, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में बेसिकली आपका मान लो मटका बनाना हो गया, या फिर रथ बनाना हो गया, रथ, चैरिट, या फिर आपके आई वुड से गोल्ड स्मिथ हो गए, ब्लैक स्मिथ हो गए, ठीक है, या फिर आपके बीड्स मेकर हो गए, ऑर्नामेंट्स बनाने वाले हो गए, या फिर उस टाइम पे आप बोलो तो मे बी एज अ पुलाव बनाने वाले हो गए, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ वर अवेलेबल। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पर कहीं ना कहीं जब हम एक इम्पॉर्टेंट स्कॉलर जिनका नाम है चक्रवर्ती, उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि मेटलर्जिकल एक्टिविटीज़ के बारे में रेफरेंसेस देखने को नहीं मिलते हैं। अब ऐसा क्वेश्चन आता है क्यों, कई सारे व्यू पॉइंट्स हैं। एक इम्पॉर्टेंट व्यू पॉइंट आता है क्योंकि आपको मेटलर्जिकल एक्टिविटीज़ करने से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए अबाउट मेटल्स, एंड फिर उनके मिक्सिंग करने के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपके हड़प्पन के पास था, जिसका एग्जांपल हमारी ब्रोंज स्टैचू जो आपकी एक फीमेल ब्रोंज स्टैचू, डांसिंग स्टैचू की है, उसकी देखने मिलती है, जो त्रिभंग पोस्चर में थी। वैसे एविडेंसेस हमें अर्ली वैदिक पीरियड में तो एटलीस्ट देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने बताया कि मेटल्स उनको नॉलेज थी, मेटल्स आर नोन, एंड उसको बेसिकली अयास के तौर पे वो कहते थे, ठीक है। क्वेश्चन है कि मेटल्स को जानते थे, पर मेटल क्या था ये हमें नहीं पता। मेटल्स को जानते थे जैसे टर्म्स अयास के टर्म्स से देखा गया है, बट वो मेटल क्या था उसके बारे में रेफरेंसेस हमारे पास नहीं है। कई सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को उगाया जाता था, जिसमें आपके राइस होते थे, वीट होते थे, बारले होते थे, एंड अदर क्रॉप्स होते थे। इनको कई सारे डिफरेंट टर्म से ऋग्वेद में मेंशन किया गया है, जैसे कि यवा हो गया, गोधुमा हो गया, विरही हो गया, एंड धान्य हो गया। तो ऐसे टर्म से भी इनको मेंशन किया गया, जैसे व्रीही हो गया, ठीक है, गोधुमा हो गया, देन यवा हो गया, देन धान्य हो गया, ठीक है। तो ऐसे टर्म से इनको रेफरेंस किया गया डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। जैसे राइस, ये हो गया राइस, ये हो गया वीट, ये हो गया बार्ले, यानी बाकी रेस्ट ऑफ द क्रॉप धान्य, ठीक है, धान्य। अब इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स, अब क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस ऑफ गिफ्ट्स का क्या है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंटेक्स्ट बनता है। सी, जब हम बात करते हैं आपके प्रेजेंट्स को लेके, प्रेजेंट दैट दैट इज़ गिफ्ट, तोहफा, तो याद रखना कई सारे तोहफे खासकर इम्पोर्टेंट बनते हैं। क्यों बनता है, तोहफों का दो तीन पर्सपेक्टिव आता है, ठीक है। या तो आप बेसिकली सेक्रीफाइस करवा रहे हो, पूजा अर्चना करवा रहे हो तब दे रहे हो, या फिर आप किसी को ऐसे खुशी के तौर पे दे रहे हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको वॉलंटरी भी होता था, कंपलसरी भी होता था। वॉलंटरी तो हमें पता है, बली, BALIT, इसके बारे में मैंने प्रीवियस डायरेक्शन बताया। बट जब हम कुछ इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स की बात करते हैं, जैसे आज भी हम वर्ड यूज़ करते हैं दान दक्षिणा देना,
तो ये दान और दक्षिणा में फ़र्क क्या होता है? दान बेसिकली होता है रिचुअल गिफ्ट। जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो उस केस में आप जो गिफ्ट देते हो उसको दान कहते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू दक्षिणा, तो दक्षिणा होता है जब आप किस तरह का सैक्रिफाइस करवा रहे हो, ठीक है, आप किस तरह की हवन करवा रहे हो, उसमें सैक्रिफाइस सब कर रहे हो, तो उस केस के उसके रिटर्न में जो आप फीस देते थे ब्राह्मणों को, उसको दक्षिणा कहते थे, ठीक है। तो दान दक्षिणा ये कॉन्सेप्ट होता है। अब कई सारे डिबेट्स हैं अगेन। अब क्वेश्चन आता है कि इनमें दिए क्या क्या चीज़ें जाती थी। वेल, ये माना जाता है जो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स है उसके हिसाब से, गोल्ड, ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें तो आम बात है। अन्न, ठीक है, क्रॉप्स, ग्रेन्स, ये भी आम बात है। कई बार आई वुड से जब हम लेटर वैदिक पीरियड के रेफरेंसेस में जाएंगे तो कई सारे मैरिजेस हैं, उसमें एक मैरिज आपका प्रजापत्य मैरिज भी आता है, जिसमें आपका रेफरेंस आता है कि जिसमें ग्रेट डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा। उसमें क्या आता है कि अगर एक ब्राह्मण ने आपके घर में कोई पूजा अर्चना करवाई है तो कई बार जो करवाने वाले आपके जो जजमान होते थे वो तोहफे के तौर पे अपनी बेटी को भी दे देते थे, ठीक है, शादी के तौर पे या फिर अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ उनको सर्व करने के लिए। तो ऐसे भी कॉन्सेप्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो ऐसा से भी ये चीज़ें थी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखने मिलता है, निष्का। निष्का का कॉन्सेप्ट भी वैरी करता है और ये यूपीएससी प्रीलिम्स का एक बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है। इवन एसएससी क्वेश्चंस में यहाँ रखा है। निष्का का मतलब दो तरीके से आता है। एक अर्ली जो कि आपके आई वुड से एक पीस ऑफ गोल्ड से अटैच किया गया है एंड इवेंचुअली लेटर पीरियड ऑफ जाके आपके कॉइन्स उसको अटैच किया जाता है। तो निष्का का कॉनोटेशन वैरी करता है, ठीक है। शतमान होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स होते हैं। बल्कि डेप्थ में बात करूँगा खासकर मगधन पीरियड में और महाजनपद पीरियड में। तो जैसे आपके निष्का हो गए, शतमान हो गए, फिर आपके अलग टाइप के कॉइन्स होते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सोसाइटी, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो डू लाइक लेट मी नो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। द वे यू फील लाइक मोर सुटेबल, आप मुझे उस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी डिस्कस मोर अबाउट सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में चलते हैं। सोसाइटी में क्या पर्सपेक्टिव होता है, देखो। अब सोसाइटी में अगेन आप ऐसे सोसाइटी की बात करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे मेल डोमिनेट कर रहे हैं। अब ये हम कैसे बात करते हैं कि मेल डोमिनेट कर रहे थे, कोई कुछ ना कुछ प्रूफ तो होगा। उसका सिंपल सा कारण ये है कि जब हम ऋग्वेद के हाइम्स के देखते हैं उसमें जो कथन लिखे 1000 से ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं विमेन का कंट्रीब्यूशन इसमें नहीं, कि कहना बिल्कुल गलत होगा, बट 10, 12, 14, 20 इतने कॉन्ट्रीब्यूशंस 1000 में नेग्लिजिबल है। मतलब हर अंगुलियों में आप गिन सकते हो, ऐसा है। तो उसको मेजर कंट्रीब्यूशन नहीं कहते। विमेंस की पोजीशन अच्छी थी। विमेन कैसे कहते हैं, विमेन की पोजीशन अच्छी थी बिकॉज वो सभा समिति आपके जो बाकी होते थे उन सब में परमिशन उनकी होती है आने की। बट क्वेश्चन आता है कि आने के बाद भी कितने हद तक वो डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि यू वोंट फाइंड एनी आई वुड से कोई भी प्रीस्ट जो होते थे, आपको पॉपुलर प्रीस्ट वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतमा ऐसे देखने मिलेंगे, बट कोई भी आपको फीमेल प्रीस्ट देखने को नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि जब आप एक वीमेन की कंडीशन को देखते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि इवन वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, इगैलिटेरियन इफ नॉट इन इट्स कंप्लीट सेंस, बट वो लार्ज एक्सटेंट एग्जिस्ट करता था, एटलीस्ट इन अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। तो पैट्रियार्की क्या हुआ कि हेड ऑफ द फैमिली जो है, ठीक है, वो आपके मेल मेंबर है। सोसाइटी में मेजरली आपका जो है अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो आपका मेल हायर को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है ओवर फीमेल। और यहीं पे जब हम लेटर हम देखते हैं कि जब आपकी मैरिजेस होना शुरू होती है और जो आपकी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, उसे हम कहते हैं स्त्री धन, ठीक है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आता है स्त्री धन। पहले के टर्म्स में लाइक अर्ली वैदिक पीरियड में ये आपका वॉलेंट्री हुआ करता था एंड ज़्यादातर स्त्री धन के तौर पे आपके कैटल को दिया जाता, ठीक है। और ये भी था कि एक बार आपने कैटल फैमिली के मेंबर ने दे दिया तो बार बार देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, वो भी वॉलेंट्री थी। अगर आप देना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज़ वो कंपलसरी नहीं हुआ करता था। पर ज़्यादातर ये आपके फादर के साइड से ओबियसली होता था। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था एडल्ट्री। एडल्ट्री जो था वो एक्चुअली करेंटली अगर देखें लॉ के पर्सपेक्टिव से तो हाँ वो लीगल माना जाता है।
बट उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलीगल माना जाता था। एंड अगर इन केस कोई कपल पाया जाता था कि जिन्होंने एडल्ट्री परफॉर्म करा है, उस केस में उनको अपने जना को, अपनी कम्युनिटी को छोड़ना पड़ता था। ठीक है, जन निकालना जिसे हम कह सकते हैं। फिर हमारे पास शादी आती है मैरिज को लेके। तो मैरिज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है, जिससे मैं ग्रेट डेप्थ में आपसे बात करूंगा लेटर वैदिक पीरियड में। बट हाँ, आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि मोनोगैमी मतलब एक पति एक पत्नी, पॉलीगैमी यानी कि मान लीजिए एक पति और दो पत्नियाँ, मल्टीपल पत्नियाँ, इवन पॉलीएंड्री के एविडेंसेस देखने मिले, यानी कि एक पत्नी और मल्टीपल पति। और अगर आप सही समझ रहे तो हाँ, आप बिल्कुल सही बात करें, मैं बात कर रहा हूँ द्रौपदी की। तो इनके भी एविडेंसेस देखने मिले, और तो बहुत रेयर एविडेंसेस है, बट हाँ, जहाँ पे हमें ऐसे एविडेंसेस देखने मिले कि परफॉर्म किया था। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि लेवाइड का कॉन्सेप्ट होता है। लेवाइड का कॉन्सेप्ट में होता है कि इन केस अगर जो वाइफ है, लाइक उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस केस में रीमैरिज जो करवाया जाता था, कई सारे इंस्टेंस में देखा गया है कि जो हस्बैंड के छोटे भाई थे या उनके जो नियरेस्ट कजन्स थे, उनसे ही शादी करवा दी जाती थी। तो उसको लिवायरेट का कॉन्सेप्ट बोला जाता था। इसके भी एविडेंसेस देखने को हमें मिले। स्लेवरी, यस, स्लेवरी एग्जिस्ट करता था और इसके बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया गया। स्लेवरी का कॉन्सेप्ट सिंपल से ये था कि अगर आप स्लेव हो तो आपके पास किसी भी तरीके का अधिकार नहीं है। आपके जो मालिक है, आपके जो ओनर है, वही जिस तरीके से आपको रखना चाहेंगे आपको वो रखेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं तो आपको इसी में देखने मिलेगा कि हर तरीके से होते थे, वो मेल स्लेव हो, फीमेल स्लेव हो, कोई भी हो सकता था। उनके पास कोई अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं, कोई ऑटोनॉमी, कोई ऑनर नहीं, कुछ भी नहीं होता था। ये चीज़ देखने मिले। अब क्वेश्चन आता है कि स्लेव बनते कैसे होंगे। दो तीन चार तरीके होते थे। प्रोमिनेंट होता था कि मान लीजिए आप लड़ाई करने के, अगर आपने किसी दूसरे किंगडम को हरा दिया, तो उस केस में जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वॉर प्रिजनर्स और प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ठीक है, उनको आप स्लेव्स बना के रख सकते हो, या फिर आप स्लेव्स को मार्केट से खरीदोगे, या फिर कोई वॉलंटरी भी चाहता है कि हाँ वो स्लेव बनना चाहता है, तो उस केस पे वो स्लेव बन सकता है। तो ये चीज़ें थी। प्रोस्टिट्यूशन, यस, प्रोस्टिट्यूशन के एविडेंसेस भी हमें देखने को मिले हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन एक्चुअली इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या था कि एजुकेशन एग्जिस्ट तो करता था, बट एज वी नो कि एजुकेशन का एक फॉर्मल सेटअप नहीं था। ठीक है, जो ब्राह्मण्स पढ़ा रहे हैं, आज के ब्राह्मण से टीचर्स हुआ करते थे, तो वही पढ़ाया करते थे। अब क्वेश्चन ये था कि सबके लिए ओपन नहीं था, ठीक है, और ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए ओपन था, एंड क्योंकि उन्हीं को पढ़ना आता था, वही वो सब चीज़ें कर सकते थे। तो ऑप्शनल था, प्राइवेट था। स्टेट इसको ओन नहीं करता, यानी कि जैसे आज हम देखते हैं स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है मिड डे मील स्कीम के अंदर, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर, माध्यमिक राष्ट्रीयता उच्चतर शिक्षा अभियान के अंदर। तो जैसे हम देखते तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता था। बेसिकली क्या क्या पढ़ाया जाता होगा, एथिक्स के बारे में, मोरालिटी के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, हॉस्पिटैलिटी के बारे में, ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा कुछ लिखना आता तो था नहीं, तो उस टाइम पे, और मतलब ऑब्वियसली बात है लिखना ज़्यादा कुछ खासा आता नहीं था क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मैं ये टर्म्स क्यों बोल रहा हूँ, इसे नेगेटिव सेंस में ना लें। इसका मतलब ये है कि ये शुरुआती फेज़ है। जब आपके पास स्क्रिप्ट, आपके पास जैसे आप बोलना सीख शुरू करते हो, आपका स्पीच होता है, स्पीच से आप धीरे धीरे एक आप जाते हो स्क्रिप्ट की तरफ, एंड इवेंचुअली आप ग्रामर्स की तरफ फॉर्म शिफ्ट करते हो। तो वो एक शिफ्ट है जो कि लेटर वैदिक पीरियड में आ रहा है। इवन अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड ट्रांजिशन में जा रहे हो, तो आपको देखने मिल रहा है ऋग्वेद को लिखा गया ना, तो उसको उसने लिखा था, होत्री पृष्ठ ने लिखा, उदगतरे भी आएंगे, अध्वर्युस भी आएंगे। तो उस तरीके से धीरे धीरे लिखा, यानी कि ऐसा नहीं था कि लिखना नहीं आता था, लिखना आता था, संस्कृत में वो लिखा करते थे, प्राकृत में लिखा करते थे, बट उसका एक एडवांस स्टेज वॉज येट टू कम। ठीक है, ये चीज़ें थी। वर्नाकुलर लिटरेचर्स का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ें थी। उसके बाद क्या आता है, एक यहाँ मैं पॉइंट छूट गया मेरे से, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बीमारी जैसे हम देखते हैं, वो भी एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो हम डेफिनेटली ये तो नहीं कह सकते कि प्योर फॉर्म में गैलिटरियन सोसाइटी थी, बट हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मानते हैं कि गैलिटरियन सोसाइटी एग्जिस्ट करता था। फिर कंडीशन ऑफ वीमेन की वजह से मैंने बात करनी थी, तो कंडीशन ऑफ वीमेन वाज गुड, बट अगेन आपकी राइट्स बहुत कम थे। ठीक है, एंड कम इन कंपैरिजन टू मेल, डेफिनेटली उनकी पोजीशन इन्फीरियर थी। वर्ना सिस्टम की बात करें, वर्ना सिस्टम के बारे में मैंने कई बार बात कर रखी है, बट अगेन मैं आपको बेसिक रेफरेंस दूँ तो वर्ना क्या होता है। वर्ना बेसिकली होता है डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इन बेसिकली इनटू 4 मेन कैटेगरी। ठीक है, जिसमें आपका आता है ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है,
अब ये बेसिकली माना जाता है, जैसे कि ऑब्वियसली देखो मैं आपको एक बहुत ही लॉजिकल बात बताता हूँ। अगर आपको ये लगता है कि यहाँ पे वर्ना सिस्टम आया था और सब कोई, जैसे मैं आज की मैं बोलूँगा कि नहीं मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ, मैं बोलता हूँ मेरे बोलने से सबको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉसिबिलिटीज़ होंगे कि जिस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट को लाया गया था लोग नहीं मानते होंगे, लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया होगा। अगर हमें ये लगता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे खासकर अर्ली वैदिक पीरियड में ब्राह्मण्स बोल रहे कि हम सुपीरियर आपसे, क्षत्रिय बोल रहे हम सुपीरियर आपसे, शूद्रास बोल रहे कि आप इन्फीरियर हमसे, तो ऐसा नहीं होगा। वो ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम पे, ग्रेजुअली पीरियड ऑफ टाइम पे स्लोली एंड ग्रेजुअली वो एक कॉन्क्रिटाइज होना शुरू करेगा, जो हमें देखने मिलता है गुप्तन पीरियड। जब हम बात करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसके रेफरेंसेस देखने मिलते हैं, बट हम ये नहीं कह सकते कि अर्ली वैदिक पीरियड में हो रहा है। ये कहना एक तरह से बचकाने वाली बात होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें थी। अब यहाँ पे ब्राह्मणों ने इस चीज़ को कॉन्क्रिटाइज़ करने के, मैं यहाँ पे ब्राह्मणों को बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको सटायर कर रहा हूँ या फिर उनके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। ये मैं बता रहा हूँ कि डेवलपमेंट्स कैसे हुए। जैसे हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि भगवान ब्रह्म, ठीक है, उपनिषद पढ़ते हो तो आपको ये समझ में आएगा। मैं इसको डील करूँगा बट मैं बताता हूँ। उसमें टर्म आता है ब्रह्म, ठीक है। भ्रम का मतलब हम आज के देखें तो उस भगवान से भी जोड़ते हैं। एक भ्रम का मतलब होता है इल्यूशन। एक इल्यूशन का मतलब क्या होता है, आसपास में हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो एक्चुअली एक इल्यूशन है, वो एक सुपीरियर फोर्स ने बनाया है जो हम सबसे ऊपर है। तो उपनिषद इज समथिंग विच इज़ नॉट अ वन डे टास्क टू अकम्प्लिश विथ, ठीक है। इट रिक्वायर्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिस्कशन, जो मैं सब्सिक्वेंटली जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपसे करूँगा, बट ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मा, ब्रह्मा ये ऐसे बताया, यही से मान लीजिए ब्रह्मा है, तो ये बोला गया कि उनके सर के पार्ट के आसपास से ब्राह्मण निकले, उनके शोल्डर के पार्ट से क्षत्रिय निकले, उनके हाथ के पास से वैश्यास निकले और उनके पैरों के पास से शूद्रास निकले। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्ट्रेंथन करने की कोशिश की गई, सो दैट कि इवन इफ़ यू सो दैट इवन यू विल इनकॉपरेट देम, आप उसको फोर फोल्ड के अंदर ला भी पाओगे और उनको भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल करने में उससे ज़्यादा इशू नहीं होगा। अब ब्राह्मणों का काम क्या था, ब्राह्मणों का काम था पढ़ना पढ़ाना। क्षत्रियों का काम क्या था, वॉर करना, लोगों को प्रोटेक्ट करना। वैश्य का काम क्या था, एज वी नो आई वुड से बिजनेस करना। शूद्र का काम क्या था, तीनों जो ऊपर वर्णास हैं उनको सर्व करना। ये एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है अव्रता और अक्रतु। अव्रता अक्रतु इसमें क्या था, बेसिकली डिवीजन ऑफ सोसाइटी इस बेसिस पे भी था कि जो कोई सैक्रिफाइसेस करते थे उनको अव्रता कहा जाता था, जो नहीं करते उनको अक्रतु कहा जाता था। बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी क्या था, बेसिस ऑफ इनइक्वालिटी दो था, एक था जेंडर और दूसरा था आपका बेसिकली काइंड ऑफ एक जेंडर बोल लो, और दूसरा हो गया रैंक, ठीक है। तो जेंडर और रैंक के बेसिस पे आपका मेजर डिवीजन होता था। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आज ही बात करना पसंद करूँगा। आई होप थोड़ा वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा बट ठीक है। तो इसमें क्या रिलीजन की बात करें तो रिलीजन का कॉन्सेप्ट क्या है, ऋग्वेद में देखिए तो 33 गॉड्स के बारे में मैंशन है। लेकिन अगेन मैं आपको बताता से हम बात करते हिंदुज़म बोलता है कि 33 गॉड, जो बेसिकली 33 कोटि, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। ये बहुत कोई एक्चुअली अंग्रेज़ों के साथ दिक्कत क्या थी ना कि उनको कोटि बोलना नहीं आता था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हिंदुज़म में 33 करोड़ देवी देवता है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 33 गॉड्स हैं ना, उनको 33 कोटि से लेके 33 करोड़ में शिफ्ट कर दिया गया। इन रियलिटी हिंदुज़म में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 33 देवी देवता हैं जिनके बारे में मेंशन ऋग्वेद में किया गया है। उसको ग्रेजुअली 33 कोटि यानी 33 करोड़ से जोड़ा गया था। यहाँ तक क्लियर होता है। क्वेश्चन आता है भगवान की पूजा हम क्यों करते हैं। भगवान की पूजा करते हैं स्ट्रेंथ के लिए, डर होता है आपको तब करते हैं, एनर्जी के लिए, पॉजिटिविटी के लिए, इन चीज़ों के लिए हम करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो प्राइमरीली हम देखते हैं जैसे पांच पंच तत्व की हम जो बात करते हैं, जिसमें आपका पृथ्वी आ गया, अंतरिक्ष आ गया, द्यू आ गया, इस तरीके से हम 5 तत्वों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें देखने मिलता है। उसके पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करें तो आपको ये देखने मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इमेज की वर्शिप नहीं हो रही। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि जो इमेज की वर्शिप है वो प्राइमरी कब शुरू होता है। खासकर मैं बोल रहा हूँ तो इंडो ग्रीक के टाइम के ऑनवर्ड जो होता है,
पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखने मिलता है। कुशाण टाइम पे ज़्यादा डेवलप करता है, एंड इवेंचुअली जब हम बात करें गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, तो ज़्यादा क्रिएटिव में से बात करूँगा। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स के बारे में बात की जाती है। एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स, अभी एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है जब आप बेसिकली क्या बात कर रहे हो, आप बेसिकली गॉड्स को वर्शिप कर रहे हो उनके एक इमेजिनेटिव फॉर्म पे है वुड से, तो वो आपके एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म्स आ जाता है। ठीक है, फिर आइडल वर्शिप डेफिनेटली होता था। थोड़ा ये माना था कि आइडल वर्शिप का जो कॉन्सेप्ट था ये उन्होंने हड़प्पन से लिया था, तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है जैसे लिंगा का कॉन्सेप्ट हो गया, तो वो चीज़ हमें देखने मिलता है। अब अगेन क्यों होता है? फर्टिलिटी कल्ट की वजह से, जिसके बारे में मैंने ग्रेट डेप्थ में बात किया था हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के चैप्टर में। कई सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप की जाती है। अब देखो यहाँ पे है कि गॉडेसेस की वर्शिप तो की जाती है, लेट मी कनेक्ट अनदर पॉइंट जिससे आपको प्रूव होगा कि वीमेन की पोजीशन इन्फीरियर थी। जैसे हम बात करते अरण्यानी की, जैसे हम बात करते उषा की, ठीक है, हम बात करते अदिति की, हम बात करते सावित्री की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एक गिने चुने 4-5 गॉडेसेस हैं, और गॉड्स की बात करें तो कई सारे हैं, जिसमें आपके इंद्र आ गए, अग्नि आ गए, पृथ्वी आ गए, आई वुड से प्रजापत्य आ गए, रुद्र आ गए, विष्णु आ गए, अश्विन आ गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इंद्र कौन है? सबसे याद रखना कि इंद्र जी के बारे में सबसे ज़्यादा बार मेंशन किया गया है ऋग्वेद में। अग्नि को सेकंड सबसे ज़्यादा मेंशन किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि अग्नि को प्योरेस्ट फॉर्म पे देखा गया है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि आज भी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप जब हवन कुंड करते हो तो उसमें अग्नि को क्यों प्रज्वलन किया जाता है, क्यों किया जाता है? अग्नि में सारे सैक्रिफाइस क्यों किए जाते हैं? अग्नि में किसी जो आपका डेड बॉडी होता है उसको क्यों क्रीमेट किया जाता है? क्यों? बिकॉज अग्नि को हमेशा एक प्योरेस्ट फॉर्म से अटैच किया जाता है। जो भी उसमें मिलन जिसका होता है वो प्योर फॉर्म पे कनेक्ट होता है, उसकी सीधा एक अटैचमेंट गॉड के से होता है, उस अल्टीमेट बीइंग से जुड़ा हुआ होता है उनका। ठीक है, तो सर्वशक्तिमान है। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा अगर अपने दयानंद सरस्वती जो है हमारे देवी के जो 10 प्रिंसिपल्स आते हैं उसमें सेकंड प्रिंसिपल इस चीज़ को बहुत अच्छे से दर्शाने की कोशिश करता है, तो उनसे जोड़ने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होता है। फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी एक हमें वर्णन किया गया है। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है जो विश्वामित्र ने लिखा था, ये माना जाता है, और थोड़ा डिबेटेबल है बट हाँ ऐसा था। फिर मैक्स मुलर है, वो डिस्क्राइब करते हैं आई वुड से हिम्स को जो बोला जाता था सुप्रीम गॉड के लिए, उसको फेनोमेन ऑफ कैथोथिनिज्म या फिर हेनोथिज्म से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश करता है। तो मैक्स मुलर जो है वो थोड़ा सा एक नया एक आइडिया देते हैं, जिसको हम कहते हैं हेनोथिज्म। ठीक है, इसका मतलब मैं बेसिक बताऊँ तो ये है कि आप किसी पर्टिकुलर भगवान को मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे गॉड्स एंड गॉडेस एग्जिस्टेंस को आप डिनाई कर रहे हो। मैं बोलता हूँ कि मैं भगवान शिव को मानता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान विष्णु के ये भगवान प्रजापति ब्रह्मा के एग्जिस्टेंस को डिनाई करता हूँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने को मिलता है। अब उसके बाद हमें देखने मिलता है कि एनिमिज़म, जैसे एनिमल्स जो है उनकी वर्शिप की जाती थी, ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। फिर हमें देखने मिलता है बारिश की वर्शिप की जाती थी। इवन ना हम लेटर वैदिक पे में जाएंगे तो हमें देखने मिलता है कि प्लॉ की वर्शिप की जाती है, जिसकी रेफरेंस हमें महाभारत में भी देखने को मिलता है। तो होल एंड सोल हमें क्या देखने मिलता है कि आर्यंस को रियलाइजेशन थी कि देयर वाज अ नीड, एक ज़रूरत है कि एक अल्टीमेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है जिनको वर्शिप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वो लड़ाई कर रहे हैं, उनको अपने एग्जिस्टेंस के अपने पोजीशन को स्ट्रेंथन करनी है। उनको जब डर है, उनको जब खुशी है, तो एक पर्टिकुलर एक ऐसे एंटिटी की रिक्वायरमेंट है, एंटिटी की रिक्वायरमेंट है जो उनके उस वैक्यूम को फील कर सके। ठीक है, यहाँ पे उनको बोला जाता है कि आप उनको खुश करिए। ब्राह्मण्स बोल रहे हैं कि आप उनको खुश करिए, कैसे करिएगा? तो प्रेयर्स के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, सैक्रिफाइसेस के थ्रू। बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बोलते हैं ओल्डेस्ट ऑब्वियसली आइडियोलॉजीज तो ब्राह्मणिज्म के तौर पे हम देखते हैं, इवन उससे पहले भी कई सारे आइडियोलॉजीज हैं, बट आई वुड से कि अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखते हो तो हाँ यही है। तो इस केस में आपको समझ में आया कि वो बोल रहे कि आप प्रेयर करो, आप बोल रहे रिचुअल्स को फॉलो करो, सैक्रिफाइसेस करो, एंड उसके बाद में आप दान एंड दक्षिणा दो। ये सारी चीज़ें आपको चलते हुए देखने मिलती हैं।
बट अगेन अब मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूँगा कि आर्यंस जो थे वो सेक्युलर थे। क्या ये सच है? आर्यंस वर सेक्युलर? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोशन आता है, ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। क्वेश्चन आता है कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है, मैं आपको बस यहाँ पे ये ब्रीफ बताता हूँ। ये क्वेश्चन है आर्यंस वर सेक्युलर, ठीक है। सेक्युलर का मतलब बेसिकली होता है, देखो सेक्युलर के कई सारे कोनोटेशन होते हैं, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव सेक्युलरिज्म। अब फ्रांस में पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, इंडिया में पॉजिटिव माना जाता है, नेगेटिव माना जाता है, मैं वहाँ डील नहीं कर रहा। यहाँ पे सेक्युलरिज्म के दो अंडरस्टैंडिंग मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। पहला, ये जो स्टेट होता है और जो रिलीजन होता है, उनमें हमेशा, उनके बीच में हमेशा एक दीवार होनी चाहिए। ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है वो यूरोप में ज़्यादा डेवलप किया। खासकर क्यों डेवलप किया? क्योंकि पहले क्रिश्चियनिटी का दबदबा बहुत ज़्यादा था स्टेट पे, एंड दैट वाज द रीजन हमें फ्रांस में देखने मिलता है। तो ये इस काइंड ऑफ सेकुलरिज्म को हम फ्रांस से फॉलो करते हैं। इंडिया में सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेट है, रिलीजन है। स्टेट का इन्फ्लुएंस रिलीजन पे हो सकता है, रिलीजन का इन्फ्लुएंस स्टेट पे नेग्लिजिबल है, आई वुड से, या फिर आप कह सकते हो कि बिल्कुल ही ज़ीरो है, ज़ीरो डिग्री पे है। स्टेट का इन्फ्लुएंस होता है, कब होता है? यूजुअली पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, पीस को इंश्योर करने के लिए, तो इस चीज़ों के लिए होती है। एक अनदर कोनोटेशन आता है सेकुलरिज्म का कि बेसिकली आप सर्वधर्म संभाव करें, सर्व धर्म संभाव, ये आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म में एग्जिस्ट करता है। जितने भी धर्म हैं आप उस सब का सम्मान करो, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट को याद रखिएगा, इट विल हेल्प यू टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या आर्यन सेक्युलर थे या नहीं थे। यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय येस और नो। कमेंट सेक्शन में करना है कमेंट सेक्शन में करिए, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे करना वहाँ पे करिए, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। नेक्स्ट थिंग अगेन, सो दिस इज बुक लिस्ट, जैसे मैं हमेशा आपको बताता हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। इफ़ यू इंटरेस्टेड जाके डाउनलोड कर लीजिए, आपके पास है तो ऑल इन गुड। पढ़िए, स्टडी हार्ड। एंड हाँ, दो चीज़ें, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा करिएगा सो दैट कि सबको हेल्प हो सके, ठीक है। इट्स अ फ्री इनिशिएटिव, बट मैं डेफिनेटली आपको सारी क्वालिटी कंटेंट जो मास्टर्स लेवल के एंड इवन उसके बियॉन्ड आपको हेल्प करेगी, उसकी मैं आपको इंश्योरिटी दे सकता हूँ। टिल देन, थैंक यू एंड जय हिंद।